अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत का अमल जारी है। इजलास वर्चुअल बुलाया जाए या फिजिकल, यानी वीडियो लिंक के ज़रिए कौमी असम्बली का इजलास किया जाए, या जो मेंबरान हैं वो रूबरू इजलास में मौजूद हों बज़ात खुद। इस पर मुशावरत की गई और आज फैसला यही किया गया तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर कि वर्चुअल इजलास नहीं बुलाया जाएगा बल्कि फ़िज़िकल इजलास बुलाया जाएगा। और इसके लिए 4-5 ऐसी पॉइंट्स हैं, ऐसे नुकात हैं जो हाईलाइट किए गए हैं तमाम जमातों की जानिब से। आज पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया था। फ़ख्र इमाम जो हैं कमेटी के चेयरमैन हैं और उनकी सरबराही में आज दूसरा इजलास था। अब तीसरा इजलास फिर से बुलाया गया है और वो बुध को होगा, यानी एक हफ्ता मज़ीद डिले कर दिया गया। ये जो आज का इजलास बुलाया गया था ये भी एक हफ्ता डिले करके बुलाया गया था, यानी पिछले हफ्ते पहला इजलास किया गया था जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और उसमें यह फैसला किया गया था कि पार्लिमानी रहनुमाओं को बुध को बुलाया जाएगा। आज बुध था और पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज के इजलास में उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। नून लीग की तरफ से पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ और उनके साथ थे अयाज सादिक, उन्होंने शिरकत की। JUI की तरफ से शाहिदा अख्तर अली ने शिरकत की और बाकी जमातें जो हैं उनके पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खालिद मगसी हैं बाप के BAP के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और शेख रशीद अवामी नेशनल पार्टी के। हुकूमत की तरफ से जो हैं शाह महमूद कुरैशी थे, बाबर अवान पार्लिमानी उमूर के वज़ीर थे, अली मोहम्मद ख़ान और दीगर जो हैं वो शरीक थे। तो इन तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वर्चुअल इजलास की बजाय फ़िज़िकल इजलास बुलाया जाएगा। उसके लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्चुअल इजलास क्योंकि रूल्स इजाज़त नहीं देते, अभी तक रूल्स में तरमीम कोई नहीं की गई और रूल्स में तरमीम किए बग़ैर वर्चुअल इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए रूल्स जब इजाज़त नहीं दे रहे तो ज़रूरी है कि फ़िज़िकल इजलास बुलाया जाए। मेंबरान कितने हों, यानी ये 3-4 जो नुकात हैं कि एक तो रूल्स इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए भी वर्चुअल इजलास नहीं बुलाया जा सकता, फ़िज़िकल इजलास बुलाना चाहिए। दूसरा, मेंबरान की तादाद कितनी होनी चाहिए। 342 मेंबरान हैं, तो अगर 342 को बुलाया जाएगा तो जो 6 फुट का फासला डिस्टेंस जो रखना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और मौजूदा हालात में यकीनन 342 अरकान वैसे भी नहीं आएंगे। अगर तमाम अरकान को भी बुलाया जाए, वैसे भी रूटीन में ही नहीं आते, तो आजकल कोरोना के दिनों में कैसे आएंगे 342। तो 100 सवा आ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 86 अरकान का कोरम होता है, अगर 86 अरकान आ गए तो इजलास चलाया जा सकता है। 86 से कम होंगे तो इजलास नहीं चल सकता। इजलास वैसे चल सकता है, लेकिन अगर कोई कोरम की निशानदही करे कि कोरम पूरा नहीं है, ये आइन में रखा गया है कि अगर कोरम की कोई निशानदही न करे तो फिर 5 बंदों पे भी, 2 बंदों पे भी इजलास चलाया जा सकता है और 1 पे भी चला है। मुझे याद है अयाज सादिक के दौर में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली थे या कोई और मेंबर थे, वो अकेले बैठे रहे। बजट सेशन था, बजट पे तमाम लोग जो है मेंबरान बात करना चाह रहे होते हैं, तो वो बात करके ख़त्म करता है तो वो निकल जाता है ऐवान से। इस तरह ही हमने देखा है, हर बजट सेशन में यही होता है। तो जिसने बात करनी होती है, तकरीर करनी होती है, बहस में हिस्सा लेना होता है, तो वो बेचारा बैठा होता है। और इस तरह इजलास ख़त्म होने वाला था, यानी टाइम तकरीबन मगरिब हो गई थी, तो एक ही रुकन बैठे थे, कोई या JUI के कोई रुकन थे। तो अयाज सादिक ने, स्पीकर ने जब उनको बात करने का मौका दिया, फ्लोर दिया, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, एक आप बैठे हैं ऐवान में और एक मैं बैठा हूँ,
तो आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त दिया। तो अब मैं किसको सुनाऊं? दीवारों को सुनाऊं तकरीर? हुकूमत को सुनानी होती है, तजावीज़ देनी होती हैं, हुकूमती ब्यूरोक्रेसी होती है, वो नोट कर रहे होते हैं पॉइंट्स। अब न कोई नोट करने वाला है न कोई सुनने वाला है, तो मैं खुद को कैसे सुनाऊं या आपको क्या सुना के क्या फ़ायदा सुनाने का? तो आपका बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने मेंबर ने तकरीर नहीं की थी। तो इस तरह भी इजलास चलते हैं, लेकिन ये तब जब कोई निशानदही न करे कि कोरम पूरा नहीं है। कोरम की निशानदही हुई तो फिर 85 अरकान भी हों तो इजलास नहीं चल सकता, 86 अरकान फिर पूरे होने चाहिए। तो ये बहरहाल दूसरा ये आज तय किया गया कि मेंबरान का तयन होना चाहिए, और उसके लिए फहमीदा मिर्ज़ा ने ये तजवीज़ दी कि मेंबरान कितने होने चाहिए। ये हर पार्टी अपने मेंबरान के बारे में खुद फैसला करे कि किस पार्टी से कितने और कौन कौन से मेंबरान जो हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे। ये भी तजवीज़ दी गई। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने, वज़ीर ख़ारजा ने ये तजवीज़ किया कि KPK और पंजाब, क्योंकि वो दोनों जो हैं इस्लामाबाद से नज़दीक हैं, तो वहाँ से मेंबरान जो हैं आसानी से पहुँच सकते हैं इस्लामाबाद इजलास में शिरकत के लिए। तो उनका ख़्याल ये था कि यहाँ के मेंबरान पर ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से या सिंध के दूर दराज इलाकों से लोगों को यहाँ ट्रेवल करके आएँ कई कई घंटों का, 8-8, 15-15 घंटों का, 20-20 घंटों का। तो इससे बेहतर है कि ये जो नज़दीकी इलाके हैं, जो करीबी इलाके हैं KPK और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, वहाँ से आसानी से लोग पहुँच सकते हैं, ये भी कहा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और तजवीज़ दी कि मेंबरान की सेहत के हवाले से, कि उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो इक़दामात हैं उनकी सेहत के हवाले से और स्टाफ की सेहत के हवाले से, कि जो अमला ड्यूटी करेगा, जो भी पार्लियामेंट में आएगा, मेंबर हो, मुलाजिम हो, तो उनकी सेहत के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को इक़दामात करने चाहिए और वो सख्त इक़दामात होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये भी पेशकश की हुकूमत को कि हम जो है अपोजिशन की तमाम जमातें वो अपने मुकम्मल तावन करने के लिए स्पीकर के साथ तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ और नून लीग जो अयाज सादिक हैं, इनके हवाले से आज जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से प्रेस रिलीज़ जारी हुआ, इस पर मैं थोड़ा सा हैरान रह गया। गुज़श्ता इजलास का प्रेस रिलीज़ भी मेरे पास मौजूद है इस कमेटी का, और आज का इजलास का भी प्रेस रिलीज़ मौजूद है। इसमें इस दौरान 3-4 मरतबा रिपीट किया गया है प्रेस रिलीज़ को, और उसमें तब्दीली की गई है। पहला जो प्रेस रिलीज़ गुज़श्ता इजलास के हवाले से था, उसमें ये तअस्सुर बिल्कुल क्लियर, कोई भी प्रेस रिलीज़ पढ़ेगा तो उस हर बंदे को ये तअस्सुर मिलेगा, जो एक मैसेज कन्वे होता है वो ये हो रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और मेरी नवीद कमर से गुज़श्ता इजलास के हवाले से भी बात हुई थी, उन्होंने भी तस्दीक की थी इसकी, जो प्रेस रिलीज़ में भी मेंशन किया गया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि प्रैक्टिकल इजलास बुलाया जाए, फिज़िकल इजलास बुलाया जाए, जो वर्चुअल इजलास है वो न बुलाया जाए। और आपको याद होगा इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था, उसमें मैंने हवाला भी दिया था और ये भी बताया था कि नून लीग के रहनुमाओं ने धमकी भी दी है हुकूमत को कि अगर वर्चुअल इजलास, वीडियो लिंक के जरिए इजलास बुलाया गया तो नून लीग शिरकत नहीं करेगी। ये शायद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं। उसके बाद ये इजलास हुआ था कमेटी का। तो ये प्रेशर नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और JUI का था, अपोजिशन की जमातों का था। हुकूमत ने गुज़श्ता इजलास में भी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक भी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वर्चुअल इजलास बुलाया जाए, जिसको अपोजिशन ने मुस्तरद किया था। ये तो बात हो गई क्लियर। आज की प्रेस रिलीज़ ने हैरान कर दिया कि आज की प्रेस रिलीज़ में जो ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक को जिस तरह कोड किया गया है, उसमें ये लिखा गया है, उनके हवाले से जो उनसे मंसूब जो जुमला 1-2 लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि नून लीग के ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने कहा कि क्योंकि IT के
جو وسائل ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے وہ ناکافی ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ جو ہے ورچوئل اجلاس نہیں ہونا چاہیے، فزیکل ہونا چاہیے۔ نون لیگ نے تو ایسی آئی ٹی کے حوالے سے تو مجبوری میں تو اجلاس فزیکل بلانے کی بات کبھی نہیں کی کہ یہ مجبوری ہے آئی ٹی کی۔ نون لیگ نے تو کلیئر کہا ہے کہ بھائی ہم اگر ورچوئل اجلاس بلایا جائے گا تو ہم شرکت ہی نہیں کریں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، اور فزیکل اجلاس بلایا جائے۔ یہ نون لیگ کا سیدھا موقف ہے۔ اس کو آج کی پریس ریلیز میں مجھے افسوس ہوا، ہمارے دوست ہی ہیں پریس ریلیز جاری کرنے والے بھی واقف ہیں، لیکن میں بات ان سے بھی کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ میں جو پریس ریلیز میں مجھے فیل ہوا وہ آن دا ریکارڈ لانے کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ پروگرام میں اس کا ذکر کروں کہ نون لیگ کا سیدھا موقف تھا۔ اس میں نون لیگ نے کوئی مجبوری میں آئی ٹی کے وسائل نہ ہونے یا کم ہونے کی کوئی مجبوری نون لیگ نے کبھی ذکر نہیں کیا، نہ مجبوری میں نون لیگ نے کہا ہے۔ نون لیگ نے ایک آئینی جو قواعد کے مطابق جو اجلاس ہونا چاہیے اس کی بات کی تھی نون لیگ نے۔ تو یہ پریس ریلیز میں انہوں نے، مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہی طرز عمل اس پریس ریلیز میں مجھے نظر آیا کہ پی ٹی آئی دوسروں کے کام کا کریڈٹ خود لے رہی ہوتی ہے، جو دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام چھین کر، یہ جس طرح نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے منصوبوں پہ، اسکیموں پہ، پروجیکٹس پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، تو یہ بھی اسی طرح یہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا، اپوزیشن کا جو کریڈٹ تھا، پریشر تھا حکومت پر کہ ورچوئل کے بجائے فزیکل اجلاس بلایا جائے، تو یہ اس پریشر میں حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ فزیکل اجلاس بلانا چاہیے، لیکن اس کا کریڈٹ اپوزیشن کو دینے کے بجائے، یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ اپوزیشن نے اس کا دباؤ ڈالا تھا، پریشرائز کیا تھا حکومت کو، یا اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی تھی ان کی، نہیں، یہ خود کی طرف، اپنی طرف، ان کا کریڈٹ بھی اپنی طرف لے رہے ہیں کہ نون لیگ نے تو یہ کہا تھا کہ آئی ٹی کے وسائل کم ہے، اسی لیے اجلاس ورچوئل نہیں ہونا چاہیے اور فزیکل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ریکارڈ پر چیز رہے۔ تو بہرحال آج فیصلہ ہو گیا کہ ورچوئل اجلاس نہیں بلایا جائے گا اور فزیکل اجلاس بلایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے ویلکم کیا تمام ممبران کو اور ان کی تجاویز کو کہ ان کی تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جو فخر امام ہیں چیئرمین کمیٹی، انہوں نے کہا کمیٹی کو کہ میں تجاویز جو ہیں اس اجلاس کی پارلیمانی رہنماؤں کی، اس کو فائنلائز کر کے سفارشات کو اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کروں گا، اور اگلے آنے والے بدھ کو، آج بدھ ہے اور یعنی 29 اپریل ہے، تو آنے والے بدھ کو جو ہے دوبارہ اجلاس ہوگا اس کمیٹی کا، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔